हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जुडिशरी प्राइम चैनल में। मैं आपकी मेंटोर शैली हूँ। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान एपीओ का प्रीलिम्स में जो भी आपके सेक्शंस आ रहे हैं, हम उसके आपको क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है द भारतीय साक्ष्य बिल, ये बिल है, ठीक है, आपका बिल रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन। ठीक है, सबको हमें पता है कि हमारा सेकंड बिल था, फर्स्ट बिल हमारा पास नहीं हुआ था, फिर ये सेकंड बिल है जो अभी हमारा बीएसए 2023 है। बीएसए या सारे जितने भी एक्ट 2023 हैं वो हमारी सेकंड बिल्स में जाके अप्रूव हुए थे और फिर उसकी एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट से। तो आपका करेक्ट आंसर है 25 दिसंबर 2023। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम, किस दिन से ये फोर्स पे आया है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये आपकी एसेंट की डेट है 25 दिसंबर और ये आपकी इन्फोर्समेंट की डेट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये 20 दिसंबर को आपका राज्यसभा से पास हुआ था और 21 दिसंबर को आपका लोकसभा से पास हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, द एसेंट टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम वॉज गिवन बाय प्रेसिडेंट। उस टाइम पे कौन सी प्रेसिडेंट थे? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इज एक्ट नंबर। एक्ट नंबर ये कौन सा था? एक्ट नंबर कौन सा था ये आपका? तो फ्रेंड्स, बीएनएस का एक्ट नंबर आपका 45 है, बीएनएसएस का 46 है और बीएसए का 47 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसए एक्ट नंबर 47 इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में और कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? तो स्टूडेंट्स, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, अभी 4 पार्ट्स में है। एक पार्ट आपका रिपील एंड सेविंग वाला ऐड हुआ है, रिपील एंड सेविंग्स। ठीक है, सेक्शन नंबर 170। तो आपके चैप्टर्स कितने हैं? टोटल 12। पहले आपके 11, इसमें 11 चैप्टर्स थे। 12th चैप्टर आपका यही रिपील और सेविंग वाला है और 4th पार्ट भी आपका ये चैप्टर है। 4th पार्ट नहीं है ये आपका। तो करेक्ट आंसर है 12 चैप्टर्स एंड 170 सेक्शंस हैं। लेकिन अगर आपको, आप ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो अगर आपके ट्रिकी होते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिस पे ऑब्जेक्शन लगते हैं बाद में, तो आपको मोस्ट एकदम ना नियर आंसर कौन सा होगा? 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स, एक में 160 सेक्शन है, एक में 169 है। तो हम एक 169 वाले को टिक कर लेंगे कि बाई चांस रिपील एंड सेविंग वाला वो नहीं पूछना चाह रहा हो या कंफ्यूज करना चाह रहा हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको सबको +1 मार्क्स मिलता है ऑलमोस्ट। लेकिन आपको एकदम नियर वाले आंसर्स टिक करने होते हैं। ठीक है, इस पे पैनिक नहीं करना होता है। मोस्ट प्रोबेबल आंसर आप यही टिक करेंगे इसमें। ठीक है, अगर मिसप्रिंट उनके साइड से चीजें होती हैं तो इसको करेक्ट माना जाएगा उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023 is divided into how many parts? 4 parts. भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी शेड्यूल्स? कितने शेड्यूल्स हैं? कितने शेड्यूल्स हैं आपको पता है? आप जाके चेक करिएगा। ठीक है, इसमें 1 शेड्यूल है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जितने भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी आपका अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपका वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गलत हो सकता है, यहाँ पे कोई चीज़ आपके लिए नई हो सकती है प्रैक्टिस टाइम पे, यहाँ पे चाहे किसी भी ट्यूटर के उस पर आप कर रहे हो एमसीक्यू प्रैक्टिस। लेकिन इंटेंशन यही होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए ये नया नहीं होना चाहिए, आपने पहले टाइम पे इतनी प्रैक्टिस कर ली हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर इंक्लूडेड अंडर पार्ट 1 ऑफ बीएसए। पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स हैं? पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स हैं? पार्ट 1 है आपका प्रिलिमिनरी। ठीक है, इसमें
आपका चैप्टर 1 है, ठीक है। चैप्टर 1 के सेक्शन क्या है, सेक्शन 1 एंड 2 डेफिनेशन। आज हम इसी से ही डील कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपके कितने चैप्टर्स है, 1। नेक्स्ट है हाउ मेनी चैप्टर्स आर इंक्लूडेड अंडर पार्ट 2। पार्ट 2 में कितने चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 में कितने चैप्टर्स हैं? आपके सिर्फ 1 चैप्टर है पार्ट 2 में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 है पार्ट 2 में। चैप्टर नंबर आपका लाई करता है सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 तक, जो रेलेवेंसी की बात करता है, रेलेवेंट फैक्ट्स की, ठीक है। रेलेवेंट फैक्ट्स की बात करता है आपका। और ये फर्दर डिवाइडेड है आपके, ये फर्दर डिवाइडेड है आपके 8 पार्ट्स में, मतलब 8 आप हेडिंग्स बोल सकते हैं इसको। ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं आपके 8 हेडिंग्स में, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपका पहला है सेक्शन 4 से लेके, यहाँ पे आपको बताती हूँ। आपका पहला पार्ट है जिसको हम क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट कहते हैं। ये आपका न्यू ऐड हुआ है, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट, ये हेडिंग नहीं थी पहले, ठीक है। जो सेक्शन 4 से स्टार्ट होता है आपका, 4 से लेके 14 तक, जहाँ पे रेस जस्टिस से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब पार्ट इसके अंदर सेकंड हेडिंग होती है आपकी एडमिशन की। ये आपको याद होने चाहिए, प्रीलिम्स के पूरी इंडेक्स एडमिशंस की और कन्फेशन की, ये 15 से 25 है आपका। अब हेडिंग 3 जो है आपका, वो बात करता है आपका कि पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड या डेड पर्सन्स है ना, या डेड हैं। तो ये सबको पता है कि 26 से 27 है। फिर आपका फोर्थ हेडिंग जो है वो आपकी बात करता है जब आप स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जब आप स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोई स्टेटमेंट देते हैं, जैसे 34 से सॉरी ये पुराना था एविडेंस आपका 34, 28 से आपका 32 तक, ठीक है, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा है, ओके। अब फिफ्थ हेडिंग है आपकी कि हाउ मच स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड, ठीक है, हाउ मच स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड, ये आपकी 33 है। नेक्स्ट है आपकी सिक्स्थ हेडिंग। सिक्स्थ हेडिंग बात कर रहा है कि जजमेंट्स आपके कब रेलेवेंट होते हैं, जजमेंट्स कब आपके रेलेवेंट होते हैं। तो ये 34 से 38 है, जो हमने बताया था कि इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमोनियल और ये एडमिरलिटी इसमें फॉल करता है। फिर आपकी सेवेंथ हेडिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। सेवेंथ हेडिंग है ओपिनियन कब आपके रेलेवेंट होते हैं, ओपिनियन कब रेलेवेंट होते हैं, 39 से 45 में बात कर रहा है। आपकी लास्ट हेडिंग है 8, ठीक है, कि करेक्टर कब रेलेवेंट होता है, करेक्टर कब रेलेवेंट होता है, जो 50 से 46 से 50 में दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको पूरा चैप्टर 2 का पार्ट 2 और चैप्टर 2 का आपको पूरी ये बाइफर्केशन ये बता दी है कि इसके अंदर कितनी कितनी हेडिंग्स हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। ये आपको सबको याद होने चाहिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सब चीज़ याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3। पार्ट 3 में आपके कितने चैप्टर्स हैं, पार्ट 3 में आपके, पार्ट 3 आपका स्टार्ट होता है 51 से, पार्ट 3 आपका स्टार्ट होता है 51 से और एंड होता है 103 पे, ठीक है। 51 से 103 पे, इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 4 चैप्टर्स। तो आप इसको याद करिए, चैप्टर चैप्टर 2 आपने देख लिया था कि हमने रेलेवेंसी देखी थी, ठीक है, जो सेक्शन 3 से 50 तक थी। अब चैप्टर 3, पार्ट 3 के अंदर चैप्टर 3 फॉल करता है आपका, ठीक है। तो चैप्टर 3 आपकी बात करता है कि ये जुडिशियल नोटिस की कि फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, विच नीड नॉट बी प्रूव्ड ना। तो इसके 3 सेक्शंस हैं आपके, 51, 52 और 53, ये 3 सेक्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। फिर चैप्टर 4 आपकी बात करता है कि ओरल एविडेंस की, ठीक है, ओरल एविडेंस की 54 से लेके 55। फिर चैप्टर 5 आपको बोलता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, ये बहुत बड़ा सेक्शन है आपका, 56 से लेके 93, इसमें आपका प्रिजम्पशंस तक आ जाता है, ठीक है। और आपके वो एक्सक्लूजन, नहीं एक्सक्लूजन का इसके बाद है चैप्टर नंबर 6, जो 94 से लेके 103 में एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस जो है, ठीक है। हमने पार्ट 3 भी कर लिया। अब पार्ट 4 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चैप्टर्स आर इंक्लूडेड अंडर पार्ट 4।
अब पार्ट 4 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं आपके? 6 चैप्टर्स हैं। इसके आगे ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। पार्ट 4 आपका स्टार्ट होता है चैप्टर 7 से, जो आपका चलता है चैप्टर 12 तक। ठीक है, ये आपका चलता है चैप्टर 12 तक। अब चैप्टर 7 क्या है आपका? ये बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की, जो कि 104 से 120 में है। ठीक है, चैप्टर 8 बोलता है आपका, चैप्टर 8 है आपका स्टॉपल, जो 121, 122 और 123 है। नेक्स्ट चैप्टर 9, चैप्टर 9 है आपका जो आपके ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, ऑफ विटनेसेस वाला। ठीक है, कौन कौन विटनेस हो सकते हैं, ये 124 से 139 तक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 10, जो एग्जामिनेशंस की बात करता है। ठीक है, कि एग्जामिनेशन के डिफाइन करता है तीनों, फिर उसके ऑर्डर्स को बताता है, हॉस्टाइल विटनेस से लेके ये सब चीज़, ये 140 से लेके 168 तक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 11, ये पहले भी यही था, इम्प्रॉपर एडमिशन वाला। ठीक है, ये सेक्शन 169 डील करता है, और चैप्टर 12 लास्ट है ये आपका, जो आपका रिपील्स एंड सेविंग्स की बात करता है। ये हमने किया था लास्ट क्लास में भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ तक पूरा आपका एक बेयर एक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स का देख लिया है, और क्वेश्चंस आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि किस पार्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स की हेडिंग कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेसेस, ये किसको रिप्लेस किया है? ये सबको पता है, इंडियन एविडेंस एक्ट को। ठीक है, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, मैं नहीं लगाऊंगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम is an act to consolidate the provisions relating to offences, to consolidate and amend general rules and principles of evidence for fair trial, to consolidate and amend the provisions relating to offences, to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial। तो फ्रेंड्स, इस ये दो तो नहीं है, इसमें से या इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। ये तो आपका सेम है, कंसोलिडेट और कंसोलिडेट। अब अमेंड कर रहा है जनरल रूल्स को और प्रिंसिपल्स को, ये आपका दोनों में है, फेयर ट्रायल की बात करी है। ठीक है, या आपको सीधे टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स, अमेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेसिक डिफरेंस ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा, इसको गलत नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। आपका प्रियम्बल का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, एविडेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, किस लैटिन वर्ड से है? एविडेंट और एविडेयर, तो ये बोथ से है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स डज नॉट कंप्लाई विथ डेफिनेशन ऑफ द टर्म एविडेंस, एविडेंस की डेफिनेशन से कौन सा टर्म इम्प्लाई नहीं कर रहा है? डिस्कवरी, एसरटेनमेंट, टेकिंग कॉग्निजेंस, या प्रूफ। अब आप देखो, इन तीनों में से कोई एक जो है, जो बिल्कुल अलग है इस ऑप्शन से। ठीक है, जो कि कॉग्निजेंस है आपका। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 16, बीएसए कंसिस्ट ऑफ, बीएसए कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजरल लॉ या सब्सटेंटिव लॉ या बोथ? तो बीएसए आपका प्रोसीजरल लॉ को कंसिस्ट करता है। ठीक है, ये गलत नहीं करना है फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर है आपका, प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, सब्सटेंटिव राइट तो आपके लॉज जो होते हैं वो पनिशमेंट राइट्स और इनकी बात करता है ना, प्रोसीजर है बीएसए तो आपका टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग ये नॉट जो होता है ना, ये सबको आप ना पहले ही हाईलाइट कर लिया करिए क्वेश्चन पेपर में भी, ताकि हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं ना, हम फिर हमें आंसर सही पता होता है लेकिन हम ये नॉट को मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि नॉट को ना ऐसे करके हेडलाइट उसमें मार देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ उसको, ताकि मेरे माइंड में एक उस टाइम के लिए पता लग जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि पहले मैं जब प्रैक्टिस करती थी मेरे ये बहुत गलत होते थे नोट वाले। ठीक है, तो आपको नहीं करना है नोट।
क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल अप्लाइड अंडर बीएसए, इसमें से कौन सा बीएसए में प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है? तो एविडेंस मस्ट बी इन रिलेशन टू मैटर इन इशू, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये तो हमेशा मैटर इन इशू से ही रिलेटेड आप एविडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल केसेस बेस्ट एविडेंस शुड बी गिवन, हाँ ये भी प्रिंसिपल है आपका एक। नेक्स्ट, हियर से एविडेंस कैन बी एडमिटेड, क्या ये प्रिंसिपल है आपका? नेक्स्ट ऑप्शन है, हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, तो ये आपका प्रिंसिपल है कि हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है, तो नॉट अ प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाइज टू, ये किस पे अप्लाई होता है? क्वेश्चन नंबर 18, ये किस पे अप्लाई होता है? सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स पे या बोथ पे? तो हमें ये तो पता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है। अब हम इसमें और इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो हम या तो सी लगाएंगे कि बोथ में हो रहा है, या हम ए लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सी लगाना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज में भी ये अप्लाई करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। एकदम, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ना बीएसए के या एविडेंस के स्ट्रिक्ट रूल, वो इस पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल जस्टिस के लिए आपको बीएसए की कुछ प्रोविजंस जो बेसिक हैं वो तो अप्लाई होते ही हैं, इसलिए हम इसको बोथ आंसर कर रहे हैं, ठीक है। ये गलत मत करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बीएसए इज एग्जॉस्टिव इन नेचर देयर बाय कंटेनिंग ऑल द लॉज इन रिलेशन टू एविडेंस, क्या बीएसए हमारा एक एग्जॉस्टिव नेचर में है और इसके बाहर से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो रूल्स बीएसए में बोल दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं, क्या वही रूल्स अप्लाई होंगे? तो क्या ये स्टेटमेंट इसने दिया है हमें बताने, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एग्जॉस्टिव है बीएसए आपका, जो बीएसए में दे दिया आपको वही रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बीएसए एग्जॉस्टिव नहीं है, बीएसए आपका इज नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। बीएसए आपका एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि इससे पहले भी जैसे साइंटिफिक एविडेंस था, डॉक्टर ट्रैकर एविडेंस था, तो ये सब चीज आपके बीएसए में तो नहीं दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इम्प्लाई करी थी। और जैसे जैसे आपका डीएनए भी नहीं था, सेक्शन जो आपका 115 जो प्रीवियस वाले में था आपका लेजिटिमेसी वाला, इसमें तो था ना ये कि कंक्लूसिव प्रूफ है ना ये, बट जैसे जैसे मॉडर्न एरा में हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, और हमारे पे मोर साइंटिफिक हम हो रहे हैं, तो डीएनए की आई, डीएनए ने हमें एकदम सटीक वो चीज दी, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमने इसको अप्लाई किया ना, तो हम ये देखते हैं कि बीएसए अपने आप में एक एग्जॉस्टिव नहीं है, टाइम के साथ, एज के साथ हमें कोई चीज अगर इम्प्लाई करनी पड़ रही है तो हमें इवॉल्विंग है लॉ हमारा, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, बीएसए आपका एग्जॉस्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, बीएसए इज अ स्पेशल लॉ, जनरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ या बोथ ए एंड सी? स्पेशल लॉ, जनरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, तो बीएसए आपका एक स्पेशल लॉ है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, बीएसए अप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल अप्लाई करता है? सिने लीगे, लेक्स फोरी, लेक्स सीटस, लेक्स आलिया टेरा। हमने ये डिस्कस किया था, लेक्स फोरी लॉ ऑफ द फोरम या कोर्ट, जहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वहाँ के रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है, ना कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड इन द कंट्री ए वेयर एज द एविडेंस इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंट्री बी, द लॉज ऑफ एविडेंस एप्लीकेबल इन सच अ केस वुड बी। क्वेश्चन है आपका कि एक प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई कंट्री ए में और उसके लिए एविडेंस हम लेकर आ रहे हैं कंट्री बी से, प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई इंडिया में, ठीक है,
कि टेररिज्म हुआ या कोई यहाँ पे फाउंड हो रहा है कोई भी टेररिस्ट या ये, और उसके एविडेंस हम लेकर आ रहे हैं कंट्री भी पाकिस्तान से, लेकिन प्रोसीडिंग्स इंडिया में चल रही है, तो कहाँ की आपकी रूल्स लगेंगे? तो कंट्री ए के, इंडिया के लगेंगे, क्योंकि हम लेक्स फोरी प्रिंसिपल अप्लाई होता है इंडिया में, ठीक है, लॉ ऑफ द फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीएसए इज नॉट एप्लीकेबल टू, किस पे अप्लाई नहीं होता है बीएसए? बीएसए इज नॉट अप्लाई टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट मार्शल्स, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, या इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड ऑप्शंस। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में नहीं अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एफिडेविट प्रेजेंटेड टू अ कोर्ट इज, एन एफिडेविट प्रेजेंटेड टू अ कोर्ट इज एविडेंस होता है, अ पार्ट ऑफ एन एविडेंस, नॉट एन एविडेंस, या बोथ? तो एफिडेविट आपका पार्ट नहीं होता है, ठीक है, एफिडेविट, ठीक है। आर्बिट्रेशन नहीं होता है, एफिडेविट नहीं होता है, ये हमने सेक्शन 1 में ही पढ़ा था, सेक्शन 1 के ही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग्स इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इसमें से कौन सी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं? कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स, जब कोर्ट कंटेम्प्ट लगा देता है किसी पे तो वो वाली प्रोसीडिंग्स आपकी जुडिशियल होती हैं। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स अंडर इनकम टैक्स, या ऑल ऑफ द अबव, इसमें से कोई एक या तो करेक्ट आंसर लगेगा आपको, या सारे करेक्ट आंसर लगेंगे, या ये आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप देखते हो ना कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, ये बहुत मतलब समरली आपकी करी जाती है ना, आपने देखा होगा बीएनएसएस में भी, ठीक है, कि इस वजह से अगर आप ये देखो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट लगा दोगे या बीएसए लगा दोगे, तो आपका जो समरी प्रोसीजर वाला पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा, तो आप ये कॉमन सेंस से इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, इनको हम कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल सूट्स ही बोलते हैं, ऑफ ओरिजिनल सूट्स, ठीक है। तो जब कंटिन्यूएशन है तो इस पे अप्लाई होता है, ये मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ही चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनकम टैक्स में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं क्या वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं? तो इनकम टैक्स वाली भी नहीं कहलाती हैं, ठीक है, ये भी आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नहीं होता है, क्योंकि ये बाउंड इनकम टैक्स के अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है, अपने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ठीक है। तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग और इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 26, एविडेंस कहाँ पे डिफाइंड है? एविडेंस हैज बीन डिफाइंड अंडर एविडेंस, ई फॉर एविडेंस, ये आप ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस कैन बी ओरल, डॉक्यूमेंट्री, और बोथ। तो हमने ये देखा हुआ था, एविडेंस जो थे क्लॉज 1 में ओरल की बात कर रहा था और क्लॉज 2 में डॉक्यूमेंट्री की, बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ओरल एविडेंस हैज बीन डिफाइंड अंडर। तो ओरल एविडेंस कहाँ पे डिफाइंड है? क्लॉज 1 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉज 2 में आपका डॉक्यूमेंट्री है, ये तो हमने देखा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्टेटमेंट्स विच कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन relation to the matters of fact under inquiry or court are called। इसको हम क्या कहते हैं? जब स्टेटमेंट आप देते हो कोर्ट के सामने, ठीक है, और क्या कहते हैं, विटनेसेस देते हैं इसको, तो इसको आप ओरल कहते हो, या हियर से कहते हो, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हो, या कन्फेशन कहते हो? ये आपको याद होगा कि ये बीएसए में स्टेटमेंट्स में ऐड कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी, कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कुछ दे रहे हो तो वो भी आपका ओरल एविडेंस बन जाता है, ठीक है। ये न्यू ऐड हुआ है, क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आपको ऐसे करके खुद तोड़ के याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें, और कोई क्वेश्चन से आप रिकॉल करने की कोशिश किया करो, ठीक है, उससे आप ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर सकोगे और कंफ्यूजन आपको कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज बीन डिफाइंड अंडर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स, तो ये बोथ करता है, और ये न्यू बीएसए में ऐड हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट इसीलिए आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली आर, जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट देते हो तो आपके वो ओरल एविडेंस होते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं या बोथ होते हैं? जब आप स्टेटमेंट्स दे रहे हो, ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स बोल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जब स्टेटमेंट्स बोल रहा है तो ओरल एविडेंस है। अब अगर इसने यही डॉक्यूमेंट बोल दिया होता कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, ठीक है। ओरल एविडेंस आपका जब स्टेटमेंट होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 33, स्टेटमेंट्स मेड बाय एन अक्यूज्ड इज, स्टेटमेंट्स मेड बाय एन अक्यूज्ड इज एविडेंस, नॉट एविडेंस, या इधर ए और बी? इसका मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये एविडेंस होगा या नहीं होगा, तो इसका हिंट है कि ये स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये ओरल एविडेंस की बात कर रहा है ना। और ओरल एविडेंस की बात कर रहे हैं तो आप ओरल एविडेंस का प्रोविजन में जाओगे, तो ओरल एविडेंस में स्टेटमेंट कौन दे रहा है आपका, बिफोर अ कोर्ट कौन देता है आपका, विटनेस, तब वो ओरल एविडेंस कराया कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है आपका, अक्यूज्ड, तो इसीलिए ये नॉट एन एविडेंस होगा, ठीक है, गलत मत करिएगा फ्रेंड्स इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द, डॉक्यूमेंट्स, अब देखो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट आर कॉल्ड, जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो रहा है कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंक्वायरी एविडेंस, हियरसे एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या एडमिनिस्ट्रियल एविडेंस? तो ये आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड अंडर, डॉक्यूमेंट कहाँ पे डिफाइंड है, डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड अंडर 2D, ई में एविडेंस था और डी में डॉक्यूमेंट है, ए में कोर्ट है, बी में कंक्लूसिव प्रूफ था आपका, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स, या बोथ ए एंड बी? डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स, या बोथ? तो आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of, क्या होगा, letters, figures और marks और any other means? ऑप्शन है ए एंड बी या ए बी एंड सी? तो ऑप्शन होगा आपका ए बी एंड सी। अब आप यहाँ पे रिकॉल कर लीजिए अपना प्रोविजन, और अदरवाइज रिकॉर्डेड, और अदरवाइज रिकॉर्डेड, ये आपका ऐड हुआ है, और ये आपका प्रोविजन आपका एक्सपेंड कर रहा है, एविडेंस देने के स्कोप को एक्सपेंड कर रहा है कि आप सिर्फ लेटर, फिगर्स और मार्क्स के अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन और इसका भी दे सकते हैं, ठीक है। और सब्सटेंस की बात कर रहा है कि अगर आप जैसे कि सब्सटेंस आपका कोई भी हो सकता है, और आप लेटर, फिगर्स और मार्क्स या किसी और मीन्स से भी उसको वो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका न्यू ऐड हुआ है, ठीक, तो ये आप रिकॉल कर लीजिएगा, ये भी चीज़ आपकी ऐड हुई है न्यू, ठीक है। ये हम कंपैरिजन भी आपका इसी में चल रहा है साथ ही साथ में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कंपैरिजन कुछ अलग से पढ़ना है आपको, आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन ये कंपैरिजन आप ये याद रखिए, ठीक है, हाथ ही हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड्स लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड, कैरिकेचर, वॉइस मेल मैसेजेस, और स्टेटमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
डॉक्यूमेंट इसमें से क्या कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है? ये सारे इलस्ट्रेशंस हैं आपके, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, ये सारे इलस्ट्रेशंस हैं। तो इसमें से डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है? तो स्टेटमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट हो गया, तो ये आपका ओरल एविडेंस हो गया ना, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये क्वेश्चन क्यों बना है? क्योंकि ये जो वॉइस मेल मैसेजेस है ना, ये आपको नया लग रहा होगा, लेकिन ये इलस्ट्रेशन ऐड हुआ है जब डॉक्यूमेंट का स्कोप हमने बढ़ाया है, तो ये इलस्ट्रेशन आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 है जो आपका ऐड हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 39, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट इज। मेटल प्लेट में कुछ गुदा हुआ है, कोई कुछ आर्ट है उसमें इंस्क्रिप्शन, तो वो क्या होता है? वो आपका एक फैक्ट है, या आपका डॉक्यूमेंट है, या साइन है, या सर्कमस्टांशियल एविडेंस है? तो ये भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट एविडेंस? जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं इनमें से बेस्ट एविडेंस कौन सा है? इनडायरेक्ट एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, या हियर से एविडेंस? बेस्ट एविडेंस आपका हमेशा प्राइमरी एविडेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अ फैक्ट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर फैक्ट प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू इज अ। अगर हमें किसी एक फैक्ट को प्रूव करना है, तो हमें किसी और अदर फैक्ट की उसमें उसको प्रूफ नहीं कर, किसी अदर फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है अपने फैक्ट को प्रूफ करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या हम डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं, सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं, या रियल एविडेंस कहते हैं? अ फैक्ट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर फैक्ट प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू। किसी फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए हमें किसी अदर फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम जब कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। कोई डायरेक्ट एविडेंस, आई विटनेस हो गया, उसने खुद ही टेस्टिमनी दे दी, तो हमें उसमें इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट एडिंग टू रिकंस्ट्रक्ट द मेन इवेंट इज कंसिडर्ड टू बी। अ फैक्ट एडिंग टू रिकंस्ट्रक्ट, कोई ऐसा फैक्ट जो आपके मेन मेन इवेंट को आप दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उसमें हेल्प कर रहा है, जैसे दृश्यम मूवी में था आपका, दृश्यम मूवी में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जैसे कि हम एड कर रहे हैं, मेन इवेंट क्या हुआ होगा, हमारे पे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि ये क्राइम किसने किया। ठीक है, ये एक्सीडेंट है या मर्डर है, या ये खुद सुसाइड है, क्या है? तो हम उसमें चीजें क्या क्या देखते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस में, अब हम उसको लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे पे डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो जब हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस में लाते हैं, तो हम उस टाइम पे डीएनए दे चेक करते हैं, फिंगरप्रिंट किसी का हम पाया तो नहीं गया है उसमें। फिर हम कोई डिजिटल रिकॉर्ड जो फोन ट्रैक करते हैं, फोन में किसके मैसेजेस आए थे लास्ट में। ठीक है, किसका क्या मोटिव हो सकता है, क्राइम पेट्रोल में आप लोग ये सब बहुत देखते होंगे, मोटिव हो सकता है, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें। ठीक है, तो हम ये सारे चीज देखते हैं, तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, which of the following cases elaborated the principles related to circumstantial evidence? कौन सा केस है सर्कमस्टांशियल एविडेंस से रिलेटेड? मगराज पटोदिया वर्सेस आर के बिरला, आर वर्सेस क्रिस्टो, सुरेंद्र नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल? करेक्ट आंसर है आपका स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल। क्वेश्चन नंबर 44, ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी ऑफ बी। ए ने चोरी करी है बी की ज्वेलरी, ये इसके ऊपर ऐसा एक्यूजेशन है अभी। ही इज फाउंड टू बी लिविंग द प्रीमाइसेस ऑफ बीज हाउस बाय अ नेबर। ठीक है, किसी एक नेबर ने इसको देख लिया, नेबर ने इसको ए को देखा, नेबर ने ए को देखा बी के घर से निकलते हुए 10 minutes before the discovery of the fact that theft has been committed at B's house। ठीक है,
तो दिस इज अ, ये क्या है, ये क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आएगा या डायरेक्ट एविडेंस में आएगा? A is accused of theft of jewelry of B. He is found to be leaving the premises of B's house by a neighbor 10 minutes before the discovery of the fact that theft has been committed. तो ये आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, उसको हमने 10 मिनट पहले उसको वहां से जाते हुए देखा ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेरिवेटिव और सेकेंड हैंड एविडेंस? हम किसको डेरिवेटिव या सेकेंड हैंड एविडेंस कहते हैं? नेगेटिव एविडेंस को, इनडायरेक्ट एविडेंस को, सर्कमस्टांशियल एविडेंस को, या हियरसे एविडेंस को? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेरिवेटिव और सेकेंड हैंड एविडेंस? डेरिवेटिव या सेकेंड हैंड एविडेंस, हम इसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कहते हैं। ठीक है, हम डिराइव कर रहे हैं ना, हमारे पे डायरेक्ट इन एविडेंस नहीं है, हम डिराइव करके उस पे आ रहे हैं कि हाँ इसने किया होगा, दृश्यम मूवी में जैसे आपको होगा उसके बाद पता होगा फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 46, प्रिंसिपल अगेंस्ट हियर से अप्लाइज टू, प्रिंसिपल अगेंस्ट हियर से अप्लाइज टू, मतलब जो प्रिंसिपल है आपका हियर से एविडेंस का, ठीक है, कि आपका फैक्ट्स एडमिटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो एविडेंस एडमिट नहीं होता है हियर से एविडेंस का, जो जनरल रूल है कि हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। तो ये जो प्रिंसिपल है, क्या ये ओरल पे अप्लाई होता है या ये डॉक्यूमेंट्री पे अप्लाई होता है, या दोनों पे अप्लाई नहीं होगा, या दोनों पे होगा? तो क्वेश्चन है ये दोनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, ओरल एविडेंस अगर आप ये आके बोल दो कि इसका एग्जाम्पल जैसे कि अ, मुझे मेरे को एविडेंस स्टेटमेंट देना है, ओरल एविडेंस में मुझे स्टेटमेंट देना है, तो मैं ये कहने की बजाय कि मैंने देखा था कि बी ने क्राइम किया है, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे सी ने कहा था कि ए ने क्राइम किया है, तो ये हियर से हो गया, तो ये ओरल एविडेंस में ये एडमिसिबल नहीं होगा। सेम ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हम कोर्ट में किसी का लिखा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएं और हम कहें कि ये उसने लिखा था देखो, तो कोर्ट इसको एडमिसिबल नहीं कहेगा, कोर्ट कहेगा कि जिस इंसान ने वो लिखा है डॉक्यूमेंट, जिसकी हैंड राइटिंग में आप उसको लेकर आओ, वो उसको बोलेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो प्रिंसिपल अगेंस्ट हियर से अप्लाइज टू बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कोर्ट इज डिफाइंड अंडर, द टर्म कोर्ट इज डिफाइंड अंडर, ये हमने किया था ए में। ठीक है, डी में आपका डॉक्यूमेंट था, बी में आपका कंक्लूसिव प्रूफ था, सी में आपका डिस्प्रूव्ड है शायद, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कोर्ट डज नॉट इंक्लूड, कोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है? जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, आर्बिट्रेटर्स, पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। कोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है इसमें से? तो कोर्ट में आपका आर्बिट्रेटर्स नहीं इंक्लूड होता है कोर्ट की डेफिनेशन में। नेक्स्ट, फैक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर, फैक्ट कहाँ पे डिफाइंड है आपका? फैक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर एफ से फैक्ट। ठीक है, डी से आपका डॉक्यूमेंट है, ई से आपका एविडेंस है, और एफ से आपका फैक्ट है। कुछ कुछ ये चीजें तो याद ही रखिएगा। ठीक है, और ए बी सी ये भी आपको याद हो ही गया है। ठीक है, कोर्ट, कंक्लूसिव प्रूफ और डिस्प्रूव्ड, ये सारे क्लॉज आप अभी से ही याद करते चलिए, साथ ही साथ में लास्ट मोमेंट में बर्डन फील नहीं करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50, फैक्ट अंडर द बीएसए इंक्लूड्स, फैक्ट अंडर द बीएसए includes fact in issue and relevant facts, factum probandum and factum probans, principal facts and evidentiary facts। तो बीएसए में ये सब इंक्लूड होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्ट इन इशू इज डिफाइंड अंडर, फैक्ट इन इशू कहाँ पे है? फैक्ट आपका एफ में है, तो फैक्ट इन इशू आपका जी में होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट इन इशू आर ऑल्सो नोन एज, फैक्ट इन इशू को हम और क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फैक्ट्स, फैक्टम प्रोबेंडम, या बोथ ए एंड बी? तो हम बोथ ए एंड बी, फैक्ट इन इशू हमने देखा था, फैक्ट इन इशू, और एक होता है आपका रेलेवेंट फैक्ट,
फैक्ट इन इशू आपका फैक्टम, प्रोबेंडम और फैक्ट प्रिंसिपल फैक्ट्स होता है, और इसको हम एविडेंटरी फैक्ट्स भी कहते हैं या फैक्टम प्रोबेंस कहते हैं, प्रोबेंस, फैक्टम प्रोबेंस, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्ट इन इशू आर एडमिसिबल फैक्ट्स, रेलेवेंट फैक्ट्स, प्रिंसिपल फैक्ट्स या एविडेंटरी फैक्ट्स। तो ये प्रिंसिपल फैक्ट्स होते हैं, एविडेंटरी को तो हम फैक्टम प्रोबेंस कहते हैं। आप ना ऐसे लिख लिख के हर एक ऑप्शंस को ना लिख के उसको, जैसे आप ये लिख रहे हैं तो आप इसमें लिख दीजिए ये तो फैक्ट है, ये तो प्रिजम्पशन है, ठीक है। तो आप ना जितने आपको लिखने की आदत होगी ना एमसीक्यू करते टाइम पे भी, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेंस में लिखना होता है, आपको प्रीलिम्स में भी आप अपने नोट्स में और इन सब में जितना लिख लिख के करोगे उतना आप ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, P is accused of causing grievous hurt to Q. Which of the following is not a fact in issue? P ने grievous hurt किया Q को, अब इसके fact in issue क्या नहीं है इसमें से, ठीक है। तो क्या होगा, पहले आप ये देख लीजिए कि P had the intention to hurt Q, क्या ये एक fact in issue है, ठीक है। P gave Q a blow with a bat, ठीक है। P blows result in dislocation of Q's jaw, और P brings bat to the shop। इसमें से कौन सा फैक्ट इन इशू नहीं है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलेवेंट इज डिफाइंड अंडर, अब रेलेवेंट कहाँ पे डिफाइंड है, के में, ठीक है, 2K में। नेक्स्ट है, रेलेवेंट फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज, हम रेलेवेंट फैक्ट को और क्या कहते हैं, एविडेंटरी फैक्ट्स, फैक्टम प्रोबेंस, बोथ ए एंड बी। तो ये मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चंस जितने मैं सॉल्व करा रही हूँ फ्रेंड्स, अगर ये कोई भी आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आते हैं या आप दोबारा एमसीक्यू लगाते हैं, आपके गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं इतने अच्छे से आपको समझा के कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। लाइफ हमें बार बार मौका नहीं देती एग्जाम देने का, और एग्जाम्स भी बार बार नहीं आते हैं, हमें गवर्नमेंट ही मौका नहीं देती एग्जाम देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, a fact is considered to be relevant if it is relevant legally, logically, both legally as well as logically, या either। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका फैक्ट रेलेवेंट कब होता है, रेलेवेंट 4 से लेके 50 में कोई भी फैक्ट रेलेवेंट हो रहा है, वो कब रेलेवेंट होता है, जब वो लीगली रेलेवेंट होता है, या जब वो लॉजिकली रेलेवेंट होता है, या जब वो बोथ होता है। तो जब ये लीगली रेलेवेंट होता है, ठीक है, अगर आपका कोई भी फैक्ट लीगली, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इसमें, जब कोई फैक्ट आपका लीगली रेलेवेंट होता है तो वो ऑटोमेटिकली लॉजिकली रेलेवेंट भी हो जाता है जब इसके अंदर कोई भी फैक्ट लीगली रेलेवेंट है। तो जैसे आप लॉजिकली आप देखोगे कि आप जब स्टेटमेंट दे रहे हो पुलिस को, स्टेटमेंट आप जब पुलिस ऑफिसर को देख रहे हो तो लॉजिकली तो आपका ये रेलेवेंट है, क्योंकि आपने अपना जब गिल्ट ही एडमिट कर लिया तो आपको सजा होनी चाहिए जब आपने खुद से एडमिट कर लिया। लेकिन इसको हम लीगली रेलेवेंट नहीं मान रहे हैं, हम इसको इररेलेवेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें लीगली रेलेवेंट चीज होनी चाहिए, ना कि लॉजिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सक्यूज मी, mark the correct statement, statement number 1, all facts which are logically relevant are legally relevant। जो भी लॉजिकली रेलेवेंट है वो लीगली रेलेवेंट भी है, बट नॉट वाइस वर्सा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल फैक्ट्स विच आर लीगली रेलेवेंट आर लॉजिकली रेलेवेंट, ठीक है यहाँ तक तो, बट नॉट वाइस वर्सा। तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। ये कैसे करेक्ट है, इसको आप जब करेंगे ना तो आप ये पुलिस वाला एग्जाम्पल माइंड में लेके चलिए, ठीक है, कि ऑल फैक्ट्स विच आर लॉजिकली रेलेवेंट, ठीक है, जो भी फैक्ट्स लॉजिकली रेलेवेंट है आप डायरेक्ट माइंड में पुलिस ऑफिसर का केस ले आइए कि ये लॉजिकली रेलेवेंट है, तो कह रहा है कि वो लीगली रेलेवेंट भी होंगे, तो नहीं, ये तो इररेलेवेंट होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुंचिएगा जब आप, तो देखिएगा कि ऑल फैक्ट्स विच आर लीगली रेलेवेंट,
जो लीगली रेलेवेंट है वो लॉजिकली भी रेलेवेंट है, कह रहा है, हाँ ठीक कह रहा है, और नॉट वाइस वर्सा। अब जब इसको वाइस वर्सा कर रहे हो तो क्या ये वो हो रहा है, तो नहीं, ये नहीं हो रहा है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रेलेवेंट फैक्ट्स आर, रेलेवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल फैक्ट्स, रेलेवेंट फैक्ट्स, प्रिंसिपल फैक्ट्स या एविडेंटरी फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स आपके क्या होते हैं? रेलेवेंट फैक्ट्स आपके, आपको मैंने बताया था फैक्ट इन इशू होता है, एक रेलेवेंट फैक्ट होता है, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया था आपको। तो रेलेवेंट फैक्ट्स जो होता है आपका एविडेंटरी फैक्ट्स होता है, और इसको हम फैक्टम प्रोवेंस भी कहते हैं, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, एविडेंटरी फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंसी इज अ, कोई फैक्ट रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, वो क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, या मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑफ फैक्ट है, या ईदर ऑफ द अबव। क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंसी इज अ, क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंसी इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, ना कि फैक्ट क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, A is accused for the offense of committing murder of B. What are the relevant facts in such circumstances? A ने B का मर्डर किया, उस केस में रेलेवेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? कि A had the motive to kill B, ये रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, A was seen procuring poison from a shop, ए को देखा गया वो शॉप से पॉइजन लेकर आ रहा था, तो ये भी आपका एक रेलेवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, ए वॉज सीन मिक्सिंग सम पाउडर इन बीज फूड आफ्टर कंज्यूमिंग विच बी स्कम्ड, ए को देखा गया कि वो कुछ पाउडर मिला रहा है बी के फूड में, और उसके बाद बी जो है बेहोश हो गया, ठीक है, या वो उसकी डेथ हो गई स्कम्ड का, मतलब ये होता है। तो 61 का डी ऑप्शन, ये सारे रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। मोटिव का भी एक सेक्शन है, मोटिव, ठीक है, पॉइजन लेके आ रहा है तो ये प्रीवियस कंडक्ट हो गया, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, पी इज अक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू बी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। अब पी ने बी क्यू को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, तो इसमें क्या रेलेवेंट फैक्ट बनेगा? कि पी ब्रिंग्स बैट टू द शॉप, P saying shortly before the incident that he will take revenge of his brother's fracture, and P flees on his bike before the police arrived. तो ये सारे फैक्ट्स आपके रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। P अक्यूज्ड है, क्यू का उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, और रेलेवेंट फैक्ट क्या है कि P को देखा गया कि वो एक बैट लेके क्यू के शॉप पे गया, फिर उसने इंसिडेंट से पहले ही उसने कहा था शॉप पे जाने से पहले कि वो रिवेंज लेगा उसके भाई का जिसने भी फ्रैक्चर, क्यू ने फ्रैक्चर किया है, और जैसे ही पुलिस अराइव हुई पी वहां से भाग गया, तो ये रेलेवेंट फैक्ट सारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स capable of being perceived by the senses is an anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses is in, क्या होगा? फैक्ट होता है, या फैक्ट इन इशू, या रेलेवेंट फैक्ट। कोई भी चीज, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इन तीनों की डेफिनेशन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फैक्ट होता है, केपेबल ऑफ परसीव्ड बाय द सेंसेस, इसी को हम फिजिकल फैक्ट भी कहते हैं। ये आप जब जितना आप बेयर एक्ट रीडिंग करेंगे, और बेयर एक्ट में भी आपको ऐसे लिखने की आदत रहेगी, आप तुरंत इसको रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस इज अ फैक्ट इन इशू, फैक्ट नॉट प्रूव्ड, रेलेवेंट फैक्ट, या फैक्ट। एनी मेंटल कंडीशन of which a person
इज कॉन्शियस इज अ, ये फैक्ट होता है जो मैंने आपको बताया था, मेंटल या साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट में बी, अ फैक्ट में बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बोथ, तो बोथ हो सकता है। नेक्स्ट, होल्डिंग ऑफ एन ओपिनियन इज, holding of an opinion is a fact, is not a fact, irrelevant under criminal law, holding of an opinion is a fact, इसी को हम साइकोलॉजिकल या मेंटल फैक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट में बी, अ फैक्ट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, अ फैक्ट में बी, नॉन नन ऑफ दी अबव। आप मत सोचने लगेगा कि हमने तो फैक्ट के दो डेफिनेशन पढ़े थे, एक फिजिकल पढ़ा था और एक साइकोलॉजिकल पढ़ा था, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं था बेयर एक्ट में। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल, क्योंकि फैक्ट आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव फैक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है कोई भी। क्वेश्चन नंबर 68, एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows is a, ये किसकी डेफिनेशन है? डायरेक्ट, ये आप इसको पढ़ लीजिए और माइंड में ये सोचिए ये किसकी डेफिनेशन है, फैक्ट की, फैक्ट इन इशू की, रेलेवेंट फैक्ट की, या प्रूव्ड फैक्ट की। मैं आपको समय दे रही हूँ 5 सेकंड का। ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है आपकी फैक्ट इन इशू की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट व्हेन कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज referred to in the provisions of BSA relating to the relevancy of facts is known as, ये भी डेफिनेशन है आपकी, किसकी डेफिनेशन है? अ फैक्ट व्हेन कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस, इसका मतलब ये प्रोविजंस 40 से लेके 50 तक की बात करता है बेयर एक्ट में। ठीक है, वो हम कहते हैं इसको रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, every fact which must be proved in order to get a favorable decision in any suit by the plaintiff is a, every fact which must be proved in order to get a favorable decision in a suit by the plaintiff, उसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट इन इशू। नेक्स्ट, certain objects arranged in a certain order in a certain place is a, certain order, certain objects arranged in a certain order in a certain place, ये आपका एक फैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज एन ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हियरसे एविडेंस, या फैक्ट? ये आपका फैक्ट होता है, ये इलस्ट्रेशन है आपका, ये फैक्ट की डेफिनेशन में एफ क्लॉज में ये आपके इलस्ट्रेशंस हैं, इसीलिए आपको इलस्ट्रेशंस छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका, बेयर एक्ट से ही आएगा पूरा। अ फैक्ट इन इशू इज कंसीडर्ड अंडर, फैक्ट इन इशू क्या सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हम लेते हैं या सिविल प्रोसीडिंग्स में या सिर्फ बोथ में या ओनली ए में? फैक्ट इन इशू, तो आपको सेक्शन 3 याद होगा, बोथ में, सिविल और क्रिमिनल बोथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, A at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind, by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its true nature is a, ये भी आपका इलस्ट्रेशन है, ये क्या होगा आपका?
फैक्ट होगा या फैक्ट इन इश्यू होगा? फैक्ट होगा या फैक्ट इन इश्यू होगा? ये आपका फैक्ट इन इश्यू होगा। ठीक है, कि अगर ए अक्यूज है बी के मर्डर का, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब बी का मर्डर हुआ उस टाइम पे ए जो है उस टाइम पे वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंदर एक्ट कर रहा था, तो ये आपका एक फैक्ट इन इशू बनेगा। ठीक है, फैक्ट का एफ क्लॉज में है, फैक्ट इन इशू जी क्लॉज में है, कंक्लूसिव प्रूफ आपका ए बी क्लॉज में है ना? ए में तो कोर्ट है आपका। नेक्स्ट, अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज a person said certain word is a fact or fact in issue? A person said certain word is a fact. फ्रेंड्स, ये मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही डाल रही हूँ, आप लोग पॉज कर लिया करिए। ठीक है, थोड़ा सा वैसे मैं आपको टाइम देती हूँ, लेकिन आप लोग पॉज करके अपने माइंड पे पहले पढ़ लिया करिए, माइंड में कि आपका पहला आंसर आपके माइंड क्या दे रहा है, आपको आपको क्या रिकॉल हो रहा है, फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन acts fraudulently, दिस इज एन रेलेवेंट फैक्ट है, इररेलेवेंट फैक्ट है, ये एक फैक्ट है या प्रूफ फैक्ट है? अभी हम आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि ये आपसे सिर्फ फैक्ट की बात कर रहा है कि क्या चीज फैक्ट है कि नहीं है। मैंने आपको आंसर बता दिया कि जब एक्ट कोई पर्सन फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहा है तो वो एक फैक्ट होता है। हमने देखा था ना फैक्ट को, मेंटल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट। तो मेंटल फैक्ट में ये गुड फेथ आता है, इलविल आता है, आपके मोटिव की बात करता है, इंटेंशन की बात करता है, फ्रॉडुलेंट की बात करता है। ठीक है, तो ये फैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, बी हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, इज अ हमने देखा था फैक्ट इन इशू होता है। ठीक है, नेक्स्ट, A is very famous for creation of artistic works. A is very famous for creation of artistic work. This is a fact. ठीक है, फैक्ट कैसे होगा? क्योंकि फेमस है, तो ये आपका एक रेपुटेशन की बात कर रहा है। रेपुटेशन आपका क्या है? रेपुटेशन आपका मेंटल फैक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी of the existence of a fact implies, degree of probability of existence of a fact implies evidence, fact in issue, proof या document? आप किसकी बात कर रहा है कि जब किसी फैक्ट को आप प्रूव कर रहे हो तो उसमें आप डिग्री देख रहे हो कि डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये आपको क्या इम्प्लाई करता है? ठीक है, सिविल में अलग डिग्री होती है, डिग्री डिग्री होती है, डिग्री। ठीक है, डिग्री, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, और क्रिमिनल में अलग प्रोबेबिलिटी डिग्री होती है। तो ये चीज किस चीज पे इम्प्लाई करता है, किस चीज की डिग्री है? तो ये प्रूफ की ना, प्रूफ की है ना। एक में आपको प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है सिविल में, क्रिमिनल में आपकी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होती है। तो ये प्रूफ की डिग्री की बात कर रहे हैं ना, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा क्या क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, प्रूव्ड इज डिफाइंड अंडर, प्रूव्ड इज डिफाइंड अंडर क्लॉज 2J में, प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a fact which the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists, कि जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता है? रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, फैक्ट मे बी प्रिज्यूम्ड और प्रूफ फैक्ट। जब कोर्ट ये बिलीव कर रहा है कि वो ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, या एक प्रूडेंट मैन भी इस पर्टिकुलर केस में ये समझेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको प्रूव्ड कहते हैं। ये प्रूव्ड की डेफिनेशन है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्प्रूव्ड कहाँ पे है आपका? डिस्प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड सी में है, डी में आपका डॉक्यूमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट विच कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, जब
कोर्ट ने बिलीव कर लिया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, या कोर्ट ने ये बिलीव कर लिया कि ये नॉन एग्जिस्टेंट है, अगर ये कोई प्रूडेंट मैन, अगर कोई प्रूडेंट मैन ऐसे सर्कमस्टांसेस में उसको भी डाला जाए तो वो यही बिलीव करेगा, तो ये डिसप्रूव्ड की है डेफिनेशन। ठीक है, प्रूव्ड आपका पॉजिटिव कि कोई एग्जिस्ट कर रहा है, डिसप्रूव्ड मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन में। नॉट प्रूव्ड इज डिफाइंड अंडर, नॉट प्रूव्ड इज डिफाइंड अंडर 2i में, नॉट प्रूव्ड 2i में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन, अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। मैंने ये बताया था जब ये न्यूट्रल की कंडीशन होती है, कोर्ट किसी भी उस पे नतीजे पे नहीं पहुंचता है कि ये प्रूव हुआ है कि डिसप्रूव हुआ है, तो उसको हम नॉट प्रूफ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्लूसिव प्रूफ इज डिफाइंड अंडर, कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए था, बी में है। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप ये कर रहे हो तो आप इसके आगे सब लिख लो। ठीक है, रिकॉल कर लो आप सब। अकॉर्डिंग टू सेक्शन बी, according to section 2 sub clause b, according to section 2 clause b, if a fact is declared to be conclusive proof of another, the court shall on proof of one fact regard the other as and evidence to be given for the purpose of disproving it। तो जब कोई कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा एक फैक्ट के प्रूव होने पे, तो अदर फैक्ट को कोर्ट क्या मानेगा, प्रूव्ड, दोनों प्रूव्ड है, और एविडेंस आप उस पर्पस के लिए दे सकते हो, उस प्रूफ को डिसप्रूव करने के लिए तो नहीं दे सकते हो, शैल नॉट। तो करेक्ट आंसर आपका ये है। नेक्स्ट, मे प्रिज्यूम हैज बीन डिफाइंड अंडर, मे प्रिज्यूम आपका 2h में है। ठीक है, ए से लेके एल तक है आपकी सारी डेफिनेशंस। अभी आप क्लास ओवर करते ही ये सब आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा आपका क्या क्या गलत हुआ है, और जितना हम कर रहे हैं वो सब आपको याद है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एच, इफ अ कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, देन इट, मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, देन कोर्ट में रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, that court may regard such fact as proved unless and until disproved, unless and until it is disproved, या court may regard such fact as proved unless and until it is disproved और may call for proof of it। ये आपकी मेन हाईलाइट होती है मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन की। ठीक है, अगर ये जहाँ पे है आप देख लीजिएगा, ये भी होगा, ये तीनों इंग्रेडिएंट होंगे। ठीक है, ये तीनों इंग्रेडिएंट होंगे, 1 2 3। Next, shall presume is defined under, shall presumed is defined under 2L में। ठीक है, 2L में। Next, according to section 2 clause L, if a fact shall, if a court shall presume a fact, then it, if a court shall presume a fact, then it shall regard such fact as proved, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved, or it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for it। ये तो may presume की डेफिनेशन है, ये भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये वर्ड गलत है, यहाँ पे may होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एविडेंस में बी गिवन, एविडेंस में बी गिवन फॉर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी, एविडेंस आप किस चीज के लिए दे सकते हो। ठीक है, फैक्टम प्रोबेंडम के लिए या फैक्टम प्रोबेंस के लिए या बोथ। फैक्टम प्रोबेंडम मैंने आपको बताया था ये प्रिंसिपल फैक्ट था, इसी को हम फैक्ट इन इशू कह रहे थे। फैक्टम प्रोबेंस आपका एविडेंटरी फैक्ट था, इसी को हम रेलेवेंट फैक्ट भी कह रहे थे। तो सेक्शन 6 डिक्लेयर करता है कि आप फैक्ट एविडेंस किसके लिए दे सकते हो, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस दोनों के लिए, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू प्लस रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज हायर इन क्रिमिनल केसेस, yes, higher in civil cases, no, at par in both criminal as well as civil cases, no। correct answer would be
ऑप्शन नंबर 8। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम सेक्शन 2 और सेक्शन 1 के हमने ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बेयर एक्ट से जितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। और आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, और मैं इस क्लास में और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं और थोड़ी देर शांत हो जाऊं ताकि आप लोग खुद से बोलना स्टार्ट कर दें, ठीक है, मतलब अपने माइंड में मैं पॉज हो जाऊं थोड़ी देर के लिए, या मैं जैसे बता रही हूँ मैं वैसे ही करूँ, इससे आपका टाइम वेस्ट कम हो रहा है। जो भी आपके फीडबैक होंगे आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, अगर नहीं आता है तो डिसलाइक करिएगा। इससे मैं अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ले आऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग के लिए भी ये चांस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई पेपर नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो हमें नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन कब होगा फिर, क्योंकि अभी हमारा फिर दिसंबर में, सोच लीजिए आप, अभी सितंबर में प्री देंगे और दिसंबर में मेंस भी दे देंगे आप, तो आपका जनवरी फेब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और हम सब जितने देख रहे हैं वीडियो, हमें सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो हमें कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रखना है, हमें पूरी जी जान लगा देनी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आज आपका लेक्चर यहीं पे मैं कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे सेम पैटर्न पे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से लेके 50, ठीक है। और इससे प्रोबेबल जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट है, और प्लीज़ डेली पढ़ते रहिए, डेली पढ़ना है प्लीज़, ठीक है।